नमस्कार दोस्तों, मनोविज्ञान की लाइव क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले मनोविज्ञान के बालक के व्यवहार की अध्ययन विधियों का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। हमने सबसे पहले आपको बताया था मनोविज्ञान के बालक के व्यवहार के अध्ययन की विधियाँ 3, जिसमें से निरीक्षण विधि, उसके भेद अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन, दूसरी विधि प्रयोगात्मक विधि, उसका अच्छे से हम अध्ययन कर चुके हैं। जो हमने आपको बताया था कि मनोविज्ञान की अन्य विधियाँ, आज इस वीडियो में मनोविज्ञान की अन्य विधियों को, जो भी विधियाँ हैं पेपर में जहाँ से प्रश्न बनते हैं और मनोवैज्ञानिक बार बार प्रश्न वहाँ से रखता है, तो इन सभी मनोविज्ञान की विधियों को आज मैं आपको विस्तृत पूर्वक समझाऊंगा और आप लोग भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करना। तो देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान की तीसरी विधियाँ, अन्य विधियाँ। दोस्तों, अन्य विधियाँ में सबसे पहले हम लोग जीवन इतिहास विधि का विस्तार से अध्ययन करते हैं। जीवन इतिहास विधि, जिसको दोस्तों केस स्टडी मेथड, केस स्टडी मेथड अर्थात संपूर्ण जीवन का इतिहास, एक बालक के व्यक्तित्व का इतिहास जो वर्णन किया जाता है वो जीवन इतिहास विधि में। दोस्तों, इसके प्रवर्तक का नाम आपसे पूछे टाइडमैन, टाइडमैन। दोस्तों, ये व्यक्ति जर्मनी का चिकित्सक था। दोस्तों, कौन था? जर्मनी का चिकित्सक। देखो दोस्तों, जीवन इतिहास अर्थात बालक ने जन्म लिया है, बालक ने जन्म लिया है। जन्म से पहले जो वर्णन, जन्म से पहले जो अवस्था होती है वो अवस्था होती है बालक की गर्भावस्था। दोस्तों, जीवन इतिहास अर्थात जन्म से पहले का वर्णन नहीं होगा, अर्थात जब बालक जन्म ले लेगा, नवजात बालक आएगा, जन्म से मृत्यु पर्यंत तक बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। वो दोस्तों, वो विधि कहलाएगी जीवन इतिहास विधि, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। दोस्तों, सीखने का प्रयास करना। नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि एक दार्शनिक व्यक्ति था फ्रॉवेल, जिसने कहा था कि बालक जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कुछ ना कुछ सीखता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक बालक कुछ ना कुछ सीखता है। दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक हुआ क्रो एंड क्रो कहता है कि बालक जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखता है। सीखने का प्रयास करना। दोस्तों, मृत्यु शब्द लिखा हुआ है, फ्रॉवेल लगाना है, वृद्धावस्था आता है, क्रो एंड क्रो लगाना है। दोस्तों, जीवन इतिहास विधि अर्थात केस स्टडी मेथड, जीवन वृत्तांत विधि भी बोलते हैं इसको, जीवन वृत्तांत विधि बोलते हैं। देखो दोस्तों, सीखने का प्रयास करना आप लोग। जीवन इतिहास विधि, इसी के समथिंग जीवन इतिहास विधि से को पढ़ने से पहले एक आपको जीन पियाजे की विकासात्मक विधि को जानना जरूरी है। दोस्तों, विकासात्मक विधि दी थी जीन पियाजे ने। किसने दी दोस्तों? जीन पियाजे ने। स्विट्जरलैंड का विशेष मनोवैज्ञानिक था जीन पियाजे। दोनों विधि एक जैसी है। सीखने का प्रयास करना। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक अध्ययन होगा। इस विधि में भी बालक के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक अध्ययन होगा। दोस्तों, इस विधि में बालक के एक एक दिन का अध्ययन किया जाता है। एक एक दिन का अध्ययन, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। अंतर इतना ही है, इसमें बालक की प्रत्येक अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक अवस्थाओं का अध्ययन। दोस्तों, यदि अवस्थाओं से संबंधित प्रश्न आता है, विकासात्मक आता है और एक एक दिन का अध्ययन होता है, तो दोस्तों आंसर होगा उसका जीवन इतिहास विधि। देखो दोस्तों, हमने इससे पहले एक विधि पढ़ी थी बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि में मैंने आपको बताया कि बालक के गुण दोषों को जानने की अच्छी विधि, सामान्य रूप से दोस्तों बालक के गुण दोषों को जानने की सर्वश्रेष्ठ विधि ये है। सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी विधि दोस्तों? जीवन इतिहास विधि। अर्थात इस विधि में बालक के गुण दोषों का वर्णन सर्वश्रेष्ठ तरीका से किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इस विधि में बालक के एक एक दिन का अध्ययन किया जाता है। जीवन इतिहास विधि में दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में दोस्तों?
शिक्षा के क्षेत्र में यह विधि सर्वाधिक काम आने वाली विधि है। शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों यदि शिक्षा के साथ चिकित्सा शब्द जोड़ दे कि शिक्षा के साथ शिक्षा एवं चिकित्सा, शिक्षा और चिकित्सा, इन दोनों शब्दों का प्रयोग किस विधि में किया जाता है, तो दोस्तों आंसर होगा उसका कौन सा, जीवन इतिहास विधि। ओनली यदि पेपर में चिकित्सा शब्द आए कि चिकित्सा के क्षेत्र में काम आने वाली विधि, तो दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में काम आने वाली जो विधि है वो है मनोविश्लेषणात्मक। कौन सी दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक। दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक विधि किसकी थी, सिगमंड फ्राइड की। सीखने का प्रयास करना दोस्तों, 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ओनली शिक्षा पूछ रहा है तो जीवन इतिहास लगाओ, ओनली चिकित्सा पूछ रहा है मनोविश्लेषणात्मक लगाओ, दोनों को साथ पूछता है तो जीवन इतिहास विधि लगाना है। दोस्तों अगला प्रश्न, इस विधि के द्वारा असामान्य बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। असामान्य बालक, क्वेश्चंस की लेंगे समझना दोस्तों। असामान्य बालक कौन से बालक कहलाते हैं दोस्तों, ऐसे बालक जो चोरी करते हैं। कौन से बालक दोस्तों, चोरी करते हैं, अर्थात विद्यालय से भागने वाले बालक, विद्यालय से भागने वाले बालक, विकलांग बालक। कौन से दोस्तों, विकलांग बालक, पिछड़े बालक। जो बालक कहलाते हैं वो कौन से बालक आते हैं दोस्तों, असामान्य बालक। और इन बालकों का अध्ययन जो विधि करती है वो कहलाती है दोस्तों कौन सी, जीवन इतिहास विधि। संपूर्ण बालक के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो अध्ययन होगा वो विधि कहलाएगी दोस्तों कौन सी, जीवन इतिहास विधि। दोस्तों एक व्यक्ति हुआ बर्गस, प्रोफेसर बर्गस ने जीवन इतिहास विधि को सामाजिक सूक्ष्म दर्शन का यंत्र कहा है। सामाजिक सूक्ष्म दर्शन का यंत्र दोस्तों, सामाजिक सूक्ष्म दर्शन का यंत्र। सामाजिक सूक्ष्म दर्शन का मतलब होता है कि बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक समाज के किन गुणों का उसने गहन किया है और किन दोषों को उसने अपने से दूर किया है, कि बालक ने अपने जीवन काल में क्या क्या सीखा है। तो दोस्तों ये विधि थी कौन सी, जीवन इतिहास विधि। दोस्तों जीवन इतिहास के समथिंग एक विधि है विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि दोस्तों, विकासात्मक विधि है जीन पियाजे की। किसकी दोस्तों, जीन पियाजे। मैंने अभी आपको बताया था कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक अध्ययन होगा, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक अध्ययन होगा जीवन इतिहास विधि में। विकासात्मक विधि में दोस्तों, इस विधि में बालक की प्रत्येक अवस्थाओं का वर्णन होगा, बालक की प्रत्येक अवस्थाओं का वर्णन होगा। सीखने का प्रयास करना दोस्तों, बालक के विकास की अवस्था कितनी, 4। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है कि बालक की प्रारंभिक अवस्था कौन सी है। बालक की प्रारंभिक अवस्था, बहुत से लोग जल्दीबाजी में यहाँ पर शैशवावस्था करते हैं। दोस्तों बालक की सबसे पहली जो अवस्था है वो है गर्भावस्था, दूसरी अवस्था दोस्तों शैशवावस्था, तीसरी अवस्था दोस्तों बाल अवस्था, चौथी अवस्था दोस्तों किशोर। ये गर्भ से जन्म तक होती है दोस्तों, गर्भ से जन्म तक। ये बालक के जन्म से लेकर 6 वर्ष तक होती है। और बाल अवस्था दोस्तों 6 से 12 और किशोर अवस्था 12 से 18। इसका संपूर्ण विवरण हम लोग बाल विकास में पढ़ेंगे दोस्तों। प्रत्येक अवस्थाओं का वर्णन किया जाता है। दोस्तों विकासात्मक विधि 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की दोस्तों, 2 प्रकार की। पहली विधि का नाम है दोस्तों अनुप्रस्थ विधि। कौन सी दोस्तों, अनुप्रस्थ। दूसरी अनुदैर्ध्य। देखो दोस्तों अनुप्रस्थ को दूसरा नाम समकालिक विधि, समकालिक विधि। अनुदैर्ध्य का मतलब दोस्तों दीर्घकालिक विधि, दीर्घकालिक विधि। सीखने का प्रयास करना दोस्तों अनुप्रस्थ विधि, ऐसी विधि जिसमें बालक का अध्ययन करने में समय कम लगेगा। समय क्या लगेगा दोस्तों, कम लगेगा। अर्थात संपूर्ण क्लास का अध्ययन, एक क्लास में 35 छात्र हैं, उनका एक प्रश्न के माध्यम से या 2-3 प्रश्न के माध्यम से उनका अध्ययन कर लिया जाता है। तो कहने का मतलब दोस्तों एक बार में कम समय में सभी बालकों का अध्ययन हो गया तो विधि कहलाएगी अनुप्रस्थ अर्थात समकालिक। अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य का मतलब ऐसी विधि जिसमें बालक का अध्ययन करने में समय कैसा लगेगा, दीर्घ अर्थात ज़्यादा लगेगा, समय लंबा लगेगा। कहने का मतलब दोस्तों ये एक बालक है, ये एक बालक है। बालक 4 वर्ष में कितना सीखा, 6 वर्ष में कितना सीखा, 8 वर्ष में कितना सीखा। कहने का मतलब दोस्तों जब तक ये बालक संपूर्ण जीवन में विद्यालय से लेकर
उसके बाद समाज में क्या सीखता है, उसके एक एक अवस्थाओं को वर्णन किया जाता है। अर्थात इसमें समय क्या लगेगा दोस्तों, ज़्यादा लगेगा, और इसमें कौन सा लगेगा दोस्तों, समय कम लगेगा। विकासात्मक विधि का दूसरा नाम दोस्तों जीवन उत्पत्ति मूलक विधि, जीवन उत्पत्ति मूलक विधि। देखो दोस्तों, जीन प्याजे बालक का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस विकास को अर्थात बालक के विकास को जब भी बाल विकास पढ़ाया जाएगा, उस विकास में उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। सिर्फ इतना आपको बता देता हूँ कि जीन प्याजे का एक सहयोगी था ब्रूनर। कौन दोस्तों, ब्रूनर ने कहा था, ये प्रश्न लेक्चरशिप इतिहास में भी आया हुआ है, कि बालक को विकास की किसी भी पड़ाव में सिखाया जा सकता है। पड़ाव का मतलब किसी भी अवस्था में सिखाया जा सकता है दोस्तों। कहने का मतलब आपसे प्रश्न पूछे बालक के सीखने की अवस्था कौन सी है, बालक के सीखने की अवस्था कौन सी है, तो दोस्तों ये निश्चित करना है। बालक कभी भी सीख सकता है, हो सकता है 4 वर्ष में, 6 वर्ष में, 10 वर्ष में। बालक की सीखने की अवस्था कोई निश्चित नहीं है। किसके अनुसार दोस्तों, ब्रूनर ने। और इसका समर्थन किसने किया दोस्तों, प्याजे ने। दोस्तों अगली विधि मनोविश्लेषणात्मक विधि। मनोविश्लेषणात्मक विधि दोस्तों, ये विधि दी थी सिगमंड फ्राइड ने। किसने दी थी दोस्तों, सिगमंड फ्राइड। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना का रहने वाला था दोस्तों। ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना का रहने वाला था। आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। सिगमंड फ्राइड ने कहा था क्या, कि जो बालक चेतन मन दोस्तों सीखने का प्रयास करना। एक गिलास में मान लो ये बर्फ़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है। यदि बर्फ़ का जो टुकड़ा होगा 1% अर्थात 10% जो होगा वो चेतन मन के अंतर्गत, जो भी कुछ दिखेगा अर्थात वो दिख रहा है वो कितना प्रतिशत, चेतन मन। कितना प्रतिशत दोस्तों, 10%। जो पानी के अंतर्गत जो निचला हिस्सा है दोस्तों 90%, वो कहलाएगा दोस्तों कौन सा, अचेतन मन। सीखने का प्रयास करना दोस्तों, सिगमंड फ्राइड ने बालक के व्यक्तित्व के आधार पर 3 स्थिति बताई थी, इड, ईगो और सुपर ईगो। एड, ईगो और सुपर ईगो। दोस्तों व्यक्तित्व की संरचना का हम लोग जब अध्ययन करेंगे तो एड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि यह विषय इस समय हम मनोविश्लेषणात्मक विधि का अध्ययन कर रहे हैं। तो एड, ईगो, सुपर ईगो का एक वीडियो बनता है जो लगभग 35 से 40 मिनट के समथिंग होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ 10 साल का अनुभव है। 2010 से लेकर 2019 तक जो भी एग्जाम लगे हुए हैं शिक्षक भर्ती के, चाहे रीट का है, चाहे सेकंड ग्रेड का है, चाहे सी टेट का है, चाहे ऑल टेट का है, सब भर्तियों में सिगमंड फ्राइड से प्रश्न जरूर आता है। तो दोस्तों आप इंतज़ार करिएगा एड, ईगो और सुपर ईगो को अच्छे से सीखने का। तो अभी जो मनोविश्लेषणात्मक विधि है, सिगमंड फ्राइड ने कहा कि जब बालक की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, वो इच्छाएं कहलाती हैं दोस्तों दमित इच्छाएं। कौन सी इच्छाएं दोस्तों, दमित इच्छाएं। और दमित इच्छाएं जो होती हैं वो दोस्तों किस मन में जाएंगी, वो अचेतन मन में। किस में जाएंगी दोस्तों, अचेतन मन में। और अचेतन मन में बालक के व्यवहार को पढ़ने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक। अर्थात यह विधि चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक काम आती है दोस्तों। चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक काम आने वाली विधि दोस्तों कौन सी, मनोविश्लेषणात्मक। पागल व्यक्तियों का अध्ययन करने पर सर्वाधिक काम आती है। कौन सी विधि दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक। पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। शिक्षा आए, जीवन इतिहास लगाना है। चिकित्सा आए, मनोविश्लेषणात्मक आता है। शिक्षा और चिकित्सा दोनों को साथ में पूछता है तो जीवन इतिहास विधि लगाना है। एड, ईगो और सुपर ईगो को नेक्स्ट क्लास में जब अध्ययन कराएगा तो आप लोगों को उसको अच्छे से सीखने का प्रयास कीजिएगा। अन्य विधियों में अगली विधि प्रश्नावली विधि। दोस्तों प्रश्नावली जो विधि को बताने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक, दोस्तों मनोवैज्ञानिक की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, मनोवैज्ञानिक की। प्रश्नावली विधि को बताने वाला जो मनोवैज्ञानिक था दोस्तों वो था वुडवर्थ। क्वेश्चंस की लैंग्वेज आपसे पूछे कि प्रश्नावली विधि किस विधि पर आधारित है, दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि पर। किस पर, प्रश्नोत्तर विधि। और प्रश्नोत्तर विधि को बताने वाला जो दार्शनिक था दोस्तों सुकरात था।
क्या नाम था दोस्तों? सुकरात। अर्थात सुकरात की विधि पर बुद्धवर्त ने अपनी विधि का चयन किया दोस्तों। कौन सा? प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि कई बार पेपर में देखा गया है। प्रश्नावली विधि किस विधि को कागज पेंसिल की विधि कहते हैं? किस विधि को कागज पेंसिल की विधि कहते हैं? तो दोस्तों क्या आंसर होगा उसका? प्रश्नावली विधि। हम भी जानते हैं कोई एग्जाम देते हैं कागज़ होना चाहिए और पेंसिल होना चाहिए, इन दोनों के बिना एग्जाम नहीं होता। इसका मतलब जो विधि होगी वो कौन सी होगी? प्रश्नावली विधि में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस विधि में एक साथ एक समय में करोड़ों लोगों का, इससे ज़्यादा भी सकता है, एक साथ एक समय में करोड़ों लोगों के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों? प्रश्नावली विधि में आपने देखा होगा आरपीएससी का, यूपीएससी का या अदर स्टेट का कोई सा एग्जाम होगा, मान लो 3 बजे से 6 बजे तक 3 घंटे मिल रहे हैं, तो सभी कैंडिडेटों को जो सेंटर आता है, चाहे राजस्थान से हो, चाहे इंडिया से हो, चाहे लाखों हो, जो भी उस भर्ती में जितने भी कैंडिडेट बैठे हुए हैं, अर्थात 3 घंटे में आरपीएससी, यूपीएससी या अदर स्टेट 3 घंटे में सभी लोगों के व्यवहार का निरीक्षण कर लेती है। अर्थात 3 घंटे फिक्स कर देती है। जो व्यक्ति पेपर देते हैं वो 3 घंटे में, अर्थात 3 घंटे में सभी बालकों के व्यवहार का अध्ययन हो गया और सभी बालक उस घंटे में 3 से 6 उस समय में सभी की सभी अपना पेपर दे के आ जाते हैं। तो एक साथ एक समय में करोड़ों लोगों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किस विधि में? प्रश्नावली विधि में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस विधि में अध्ययन जांचकर्ता सामने उपस्थित नहीं होता? किस विधि में अध्ययन जांचकर्ता सामने उपस्थित नहीं होता? सीखने का प्रयास करना दोस्तों। आप कभी जब पेपर देने जाते हो तो क्या आपको मालूम चलता है कि मेरी कॉपी को ये टीचर या ये एग्जामिनर जांच करेगा? दोस्तों ऐसा नहीं होता है। तो इस विधि में अध्ययन जांचकर्ता सामने उपस्थित नहीं होता है। मैंने आपको वही दर्शन विधि के अंतर्गत एक प्रश्न बताया था कि बालक के व्यवहार को सामूहिक रूप से अध्ययन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी दोस्तों? प्रश्नावली। सामूहिक का मतलब बता चुका हूँ कि 3 घंटे में चाहे 2 घंटे में करोड़ों लोगों से भी ज़्यादा आप सभी बालकों का अध्ययन कर सकते हो। तो दोस्तों क्या आंसर होगा उसका? प्रश्नावली विधि। तीव्र समय में, किसमें दोस्तों? तीव्र समय में। तीव्र समय का मतलब होता है कि तीव्र समय, जल्दी से सभी बालकों के व्यवहार का अध्ययन जो विधि होगी वो विधि होगी दोस्तों कौन सी? प्रश्नावली विधि। आगे सीखने का प्रयास करना दोस्तों। प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि प्रश्न कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 4 प्रकार की। पहली जो विधि होगी दोस्तों बंद प्रश्नावली, दूसरी होगी दोस्तों खुली प्रश्नावली, तीसरी जो प्रश्नावली होगी चित्रित प्रश्नावली और चौथी जो प्रश्नावली होगी दोस्तों वो होगी मिश्रित। सीखने का प्रयास करना। प्रश्नावली विधि कितने प्रकार की? 4। बंद प्रश्नावली का मतलब दोस्तों जिसमें आंसरों की संख्या सीमित होती है, आंसरों की संख्या सीमित होती है, जो इसमें वस्तुनिष्ठ या एवं वाले प्रश्न या रिक्त स्थान पूर्ति वाले जो प्रश्न आते हैं जिसमें समय सीमा फिक्स होती है कि 1 शब्द 2 शब्द या 5 शब्द, वो बंद प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली का मतलब दोस्तों हमको एग्जामिनर लिखने के लिए जैसे कोई निबंध लिखना है या 10 पेज लिखने हैं, कुछ भी लिखना है, लघुतरात्मक निबंधात्मक जो प्रश्न आएंगे वो खुली प्रश्नावली के अंतर्गत आएंगे जिसमें समय की बाध्यता नहीं होती है। अगला दोस्तों प्रश्न है चित्रित। ऐसी प्रश्नावली जिनका प्रश्नों का सॉल्व चित्रों के माध्यम से किया जाता है। आपने केजी क्लास के बालकों को एक बुक्स देखी होगी या नर्सरी क्लास की बुक देखी होगी, उसमें चित्र बने होते हैं और बालकों से पूछा जाता है कि ये चित्र कौन सा है। तो दोस्तों वो जो प्रश्नावली कहलाती है वो चित्रित प्रश्नावली। साइंस और होम साइंस जो वाले या जिसमें आते हैं वो सबके सब प्रश्न किसमें कहलाते हैं? चित्रित। दोस्तों मिश्रित प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली उसको कहते हैं जिसमें बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली और चित्रित अर्थात तीनों प्रकार के प्रश्न सम्मिलित हो, वो कहलाएगी दोस्तों कौन सी? मिश्रित विधि। दोस्तों अगली विधि है समाजमिति विधि। समाजमिति विधि दोस्तों इस विधि का जो प्रवर्तक है डॉक्टर जी.एल. मोरेलो। डॉक्टर जी.एल. मोरेलो। समूह का अध्ययन करना, समूह का अध्ययन करना, सामाजिकता का अध्ययन करना,
तो दोस्तों वो विधि कहलाएगी कौन सी? समाज मिति विधि। अर्थात एक समूह का, एक ग्रुप का पूरा सभी का एक साथ अध्ययन कर सकते हैं, वो कहलाता है समाज मिति। हम लोगों ने कभी देखा होगा कि जैसे हम कहते हैं कि इस समाज में इतना प्रतिशत एसटी का है, इतना प्रतिशत एससी का है, इतना ओबीसी का है, इतना जनरल का है, या इस समाज में इतने 0 से 6 वर्ष के बालक हैं, या पुरुष ज़्यादा हैं, महिला ज़्यादा हैं। अर्थात जनगणना जो भी कंप्लीट की जाती है वो समाज मिति विधि को आधार मान के की जाती है दोस्तों। तो समूह का अध्ययन, सामाजिकता का अध्ययन जो होगा वो किस विधि में होगा दोस्तों? समाज मिति विधि का। और दोस्तों एक प्रश्न याद रखना, पेपर में कई बार आ चुका है कि सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ विधि, सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ विधि। तो दोस्तों क्या आंसर होगा उसका? समाज मिति विधि। दोस्तों एक व्यक्ति हुआ जेनिंग्स, इसको हटाना पड़ेगा, हटा देंगे ना इसको वाला। दोस्तों एक व्यक्ति हुआ जेनिंग्स। जेनिंग्स ने इस विधि को नोमिनेटिक टेक्निक मेथड कहा है। नोमिनेटिक टेक्निक मेथड कहा है। दोस्तों सीखने का प्रयास करना। नोमिनेटिक टेक्निक मेथड का मतलब होता है सोशमियोग्राफ। दोस्तों सोशमियोग्राफ का मतलब जैसे समझने का प्रयास करना, ये 1 2 3 या 4 संख्या कितनी भी हो सकती है। देखो दोस्तों कहने का मतलब जैसे यहाँ पर हमने 10% लिखा, 20% लिखा, 30 लिखा, 40% लिखा। तो दोस्तों यदि सोशमियोग्राफ बनाते हैं तो कहने का मतलब हम देख सकते हैं कि जैसे ये एक समुदाय है या एक वार्ड है, तो इस वार्ड में या इस समुदाय में जैसे इसमें 10% लोग रहते हैं, इसमें जैसे 20 रहते हैं, इसमें 25% रहते हैं, इसमें जो भी है, जिस प्रकार से ऐसा एक सोशमियोग्राफ बनता जाएगा अर्थात पूरे समाज को दर्शाएंगे, तो वो विधि कहलाएगी दोस्तों कौन सी? समाज मिति विधि। किसने कहा था दोस्तों? ये जेनिंग्स ने कहा था। अर्थात एक पूरे समूह का अध्ययन करना, समाज का अध्ययन करना समाज मिति विधि कहलाएगी। अगली विधि दोस्तों साक्षात्कार विधि। कौन सी विधि दोस्तों? साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि एक छोटे बालक को अनेक विद्वानों के सामने उपस्थित करना, इंट्रोडक्शन या साक्षात्कार कहलाता है। साक्षात्कार विधि दोस्तों 2 प्रकार से होती है। पहली संरचित, दूसरी दोस्तों असंरचित। संरचित, असंरचित। अर्थात सीखने का प्रयास करना दोस्तों। साक्षात्कार सभी को मालूम होता है, एक व्यक्ति को, एक बालक को अनेक विद्वानों के सामने उपस्थित करना। इंट्रोडक्शन, विद्यालय स्तर पर आप लोगों ने भी एक साक्षात्कार दिया होगा जिसको मौखिक विधि कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? मौखिक विधि। वो प्रश्नोत्तर विधि पर आधारित थी। संरचित विधि का मतलब समझना दोस्तों, ऐसी विधि जिसमें यदि मालूम किसी बालक का हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसमें दोस्तों प्रश्नों की संख्या फिक्स होती है। प्रश्नों की संख्या फिक्स होती है, जैसे मान लो 5। समय भी फिक्स होता है कि 10 मिनट में। स्थान भी फिक्स होता है दोस्तों कि इस स्थान पर आपको लेना है। और जो सर एग्जामिनर होता है, जो अध्यापक होता है, जो टीचर होता है, वो भी फिक्स होता है। अर्थात कहने का मतलब जिसमें सब चीज़ फिक्स होती है, सीमित होती है, निश्चित होती है। जैसे दोस्तों आज मैं कोई साक्षात्कार दे रहा हूँ राजस्थान में, राजस्थान की ज्योग्राफी से दे रहा हूँ, तो राजस्थान की ज्योग्राफी में मेरा प्रश्न भी फिक्स होंगे। जो एग्जामिनर होगा वो 5 प्रश्न, ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा सभी कैंडिडेटों से, स्टूडेंट से। अर्थात प्रश्न भी 5 होगा, अध्यापक भी फिक्स हो रहा है, मेरा स्थान भी फिक्स हो रहा है। और इसमें सभी जो भी कैंडिडेट साक्षात्कार देने जाएंगे तो उनके प्रश्नों में भी समानता होगी। अर्थात जो प्रश्न इस बालक से पूछे वही प्रश्न ये इसी बालक से पूछेगा। कहने का मतलब प्रश्नों की संख्या कितनी हुई दोस्तों? 5 हुई। चाहे वो 10 हो सकती है तो इसके लिए भी 10 होगी। समय मान लो इसके लिए 10 मिनट है तो इसके लिए भी कितना मिलेगा दोस्तों? 10 मिलेगा। और इसमें दोस्तों प्रकरण भी फिक्स होगा। जैसे भूगोल से मान लो मैं राजस्थान की नदियाँ या भारत के भौतिक विभाग से निश्चित दे रहा हूँ तो उसमें दोस्तों प्रकरण भी फिक्स हुआ। सब चीज़ इसमें पहले से ही फिक्स होती है, निश्चित होती है, वो कहलाएगा संरचित। इसलिए दोस्तों इसको सकारात्मक या धनात्मक
विधि कहते हैं, या संरचित का दूसरा नाम सकारात्मक। दोस्तों असंरचित इसका विपरीत, जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। अर्थात कहने का मतलब आप जब कभी इंटरव्यू देने जाते हो, जैसे RAS IAS बड़े बड़े जो इंटरव्यू होते हैं, मतलब विद्यालय से बाहर जो भी हम देते हैं, तो हमें जैसे हमने आज RAS का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसमें जो भी इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति हैं एक नहीं होते दोस्तों, एक से अधिक होते हैं, एक से अधिक। जैसे ये व्यक्ति मान लो RAS या IAS का इंटरव्यू देने जा रहा है, तो इसको ये मालूम नहीं है कि मेरा इंटरव्यू यही लेगा, क्योंकि उस कार्यालय में, उस ऑफिस में एक से अधिक इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति होते हैं। जो व्यक्ति फ्री होता है वो उसके पास उसको बुला लेते हैं, तो वो कहलाता है असंरचित। आप राजस्थान की ज्योग्राफी से मान लो यदि इंटरव्यू दे रहे हो, तो उसमें आपका प्रकरण फिक्स नहीं होगा, चाहे भौतिक विभाग होगा, चाहे खनिज होगा, चाहे कहीं से भी आपके मरुस्थल वगैरह, चट्टान वगैरह से प्रश्न आ सकते हैं। तो कहने का मतलब इसमें प्रकरण फिक्स नहीं होगा, समय भी फिक्स नहीं होगा। हो सकता है आपको 10 मिनट में फ्री करे, हो सकता है आपको 20 मिनट में फ्री करे, हो सकता है आपका आधा घंटा भी ये लोग ले ले। तो जिसमें कुछ भी नहीं होगा सर, सब चीज़ अनिश्चित होंगी। हो सकता है आपको प्रश्न एक में ही फ्री कर दे और आप इंटरव्यू अच्छे से दे रहे हो, तो एग्जामिनर चाहे तो आपसे एक से अधिक प्रश्न भी ले सकता है। तो कहने का सर इसमें कोई भी चीज़ निश्चित नहीं होती है, इसमें निश्चित होती है, अनिश्चित होती है दोस्तों। इसलिए इसको नकारात्मक साक्षात्कार कहते हैं। प्रश्न आ जाए भयभीत, इन दोनों में से जो भयभीत है, बालक में भय उत्पन्न करने वाला जो साक्षात्कार है, वो कौन सा कहलाता है दोस्तों? असंरचित। साक्षात कितने प्रकार का हुआ दोस्तों? संरचित और कौन सा? असंरचित। जिसमें सब चीज़ निश्चित होती है, इसमें कोई भी चीज़ अनिश्चित रहेंगे। अगली विधि दोस्तों सांख्यिकी विधि। कौन सी विधि दोस्तों? सांख्यिकी विधि। किसने दी थी? थर्स्टन ने दी थी। थर्स्टन। गणित को पढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ विधि। गणित को पढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ विधि अर्थात गणित विषय को पढ़ाने में जो अध्ययन की जाएगी वो विधि कौन सी दोस्तों? सांख्यिकी विधि। इस विधि के द्वारा दोस्तों परिणामों की मात्रा, वस्तुनिष्ठता और गुणवत्ता की जांच की जाती है। अर्थात मात्रा, वस्तुनिष्ठता, गुणवत्ता का जो श्रेय दिया जाता है वो किस विधि को दिया जाता है दोस्तों? सांख्यिकी विधि को। अर्थात आंकड़े निकाले जाएंगे, वो किस विधि के अंतर्गत दोस्तों? सांख्यिकी विधि के अंतर्गत। अगला प्रश्न दोस्तों, मापन व मूल्यांकन के क्षेत्र में काम आने वाली जो विधि होगी वो दोस्तों क्या कहलाएगी? सांख्यिकी विधि। ध्यान रखना सबसे अच्छा प्रश्न, वस्तुनिष्ठता का श्रेय। वस्तुनिष्ठता का श्रेय किस विधि को दिया जाता है? सांख्यिकी विधि को। इसके साथ दोस्तों विश्वसनीयता का श्रेय देंगे, वो दोस्तों कौन सी विधि कहलाएगी? सांख्यिकी विधि। अर्थात गणित को पढ़ने की सर्वश्रेष्ठ विधि, परिणामों की वैधता, वस्तुनिष्ठता, गुणवत्ता, मात्रा अर्थात आंकड़े, मापन एवं मूल्यांकन। यदि ये प्रश्न आए तो दोस्तों आंसर होगा उसका कौन सा? सांख्यिकी विधि। किसने दी थी दोस्तों? थर्स्टन ने। दोस्तों नेक्स्ट विधि गाथा वर्णन विधि। देखो दोस्तों, गाथा वर्णन विधि कुछ समझने का प्रयास करना दोस्तों। ये कोई ए नाम का व्यक्ति है, ये बी नाम का व्यक्ति है, और मान लो दोस्तों ये समुदाय है जिसमें बहुत से व्यक्ति रहते हैं। ये व्यक्ति RAS बन गया, IAS बन गया, या किसी पद पर बन गया, या मान लो किसी पद पर नहीं है, तो ये अपनी जीवनी बोल रहा है दोस्तों। अपने बारे में बताएगा कि मैंने RAS बनने के लिए, IAS बनने के लिए, टीचर बनने के लिए इतनी मेहनत की है। अपने जीवन वृत्तांत को बोल रहा है दोस्तों, ये अपने बारे में सब कुछ स्वयं बता रहा है। अभी दोस्तों बी नाम का व्यक्ति ये जो बोल रहा है, अभी इसको ये जो व्यक्ति होगा दोस्तों लिखेगा, ये दोस्तों क्या करेगा? इसको लिखेगा अच्छे से कि इसने जो कुछ बोला है या इसके साथ जो चीज़ घटना हुई है वो सब कुछ अपने नोट करेगा। इसका काम कंप्लीट हो गया दोस्तों अपने बताने का। अब इसने ये चीज़ लिखी है तो ये देखेगा कि यार ये वास्तव में इसके साथ ऐसा हुआ है या ऐसा नहीं हुआ है। तो वो क्या करेगा दोस्तों? इसके संपर्क में
अर्थात ये किस समुदाय से रिलेटिव होता है, किस समुदाय से है, कहाँ का रहने वाला है, तो इसकी मित्र मंडली, दोस्तों इसकी मित्र मंडली से जाके नहीं पूछेगा कि जो भी कुछ लिखा है इसने, क्या इसने जो बोला है सही है या गलत है। अर्थात दोस्तों एक व्यक्ति इसमें बोलता है, दूसरा व्यक्ति उसके जीवन को लिखता है, उसके वृत्तांत को लिखता है, और जो लिखता हुआ व्यक्ति है वो उसके समुदाय से, उसके मित्र मंडली से उससे पूछेगा कि ये व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है या नहीं। जैसे हम लोग बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े राजनेता, उनके बारे में पहले सोचते हैं कि वो पहले ऐसे थे या ऐसे हुआ करते थे। तो दोस्तों गाथा वर्णन विधि, गाथा वर्णन विधि का मतलब कि एक व्यक्ति अपने बारे में बोलता है, दूसरा व्यक्ति उसको सुन के नहीं लिखेगा, और सुन के लिखेगा वो व्यक्ति उसके परिचित से उसके गुण दोषों की जांच करेगा। अर्थात एक व्यक्ति अपने बारे में बोलेगा, दूसरा उसको लिखेगा, तो वो विधि कौन सी कहलाएगी दोस्तों, गाथा वर्णन विधि। अर्थात अपनी पूरी संपूर्ण जीवनी को बोलना, तो वो कहलाएगा दोस्तों कौन सी, गाथा वर्णन विधि। दोस्तों नेक्स्ट विधि रेटिंग स्केल विधि, रेटिंग स्केल विधि। इस विधि का सबसे प्रयोग दोस्तों पहले इंडियाना की न्यू होम कॉलोनी में हुआ था, इंडियाना की न्यू होम कॉलोनी में हुआ था। दोस्तों सीखने का प्रयास करना, रेटिंग स्केल विधि। ये व्यक्ति है दोस्तों, समझने का प्रयास करना। ये ए नाम का व्यक्ति है, ये बी नाम का व्यक्ति है। ये व्यक्ति इसके बारे में जानना चाहता है कि ये कौन है, क्या है। ये इससे डायरेक्ट संपर्क नहीं करेगा, इससे डायरेक्ट संपर्क नहीं करेगा। जो ये ए नाम का व्यक्ति है ये किससे संपर्क करेगा, जो इसके रिलेटिव हैं, जो इसके रिलेटिव हैं इससे संपर्क करेगा। कौन दोस्तों, ये व्यक्ति। इसको इसके बारे में जानना, डायरेक्ट इसके पास नहीं आएगा, इसके बारे में पूछेगा कि ये व्यक्ति क्या है, कैसा है, इसके गुण और दोषों के बारे में जानने का प्रयास करेगा। अर्थात एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जानना चाहता है तो व्यक्ति उससे न मिलकर अपितु उसके सगे संबंधियों से उसके बारे में जानेगा। तो व्यक्ति कौन सी विधि अपना रहा है दोस्तों, वो रेटिंग स्केल विधि। प्रश्न आया था दोस्तों, एक पिता अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढने जाता है, तो पिता उस वर की जांच पड़ताल के लिए डायरेक्ट उस वर से, उस फैमिली से नहीं मिलेगा दोस्तों, उसके रिलेटिव वालों से मिलेगा कि बालक जो वर है, जो व्यक्ति है, उसका व्यवहार कैसा है, उसमें कौन से गुण दोष पाए जाते हैं। किसी एक अच्छे अध्यापक से हमको पढ़ना है तो हम डायरेक्ट दोस्तों अध्यापक से नहीं मिलते हैं, उसके पढ़े हुए स्टूडेंट से मिलते हैं, वो बताते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है या ऐसा पढ़ाता है। अर्थात रेटिंग स्केल जो विधि में जो भी हम करेंगे तो एक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उससे नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट उसके वातावरण में संपर्क आने वाले व्यक्ति से उसके गुण दोषों की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों वो कहलाती है कौन सी, रेटिंग स्केल विधि। अर्थात दोस्तों इस विधि में, रेटिंग स्केल विधि में व्यक्ति के गुण दोषों की जो चर्चा होगी वो डायरेक्ट किसी व्यक्ति से नहीं होगी, अपितु उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से उसकी चर्चा होगी। तो कि कौन सी विधि कहलाएगी दोस्तों, रेटिंग स्केल विधि। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग इंडियाना की न्यू होम कॉलोनी में किया गया। दोस्तों सबसे अच्छा प्रश्न इसका कि इस विधि में व्यक्ति निष्ठता का श्रेय दिया जाता है, व्यक्ति निष्ठता का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में जानना होता है तो व्यक्ति निष्ठता का जो सिर होगा वो कौन सी विधि कहलाएगी दोस्तों, रेटिंग स्केल विधि। दोस्तों कभी अभी उपचारात्मक और निदानात्मक विधियों में से भी पेपर में शिक्षण विधि में एक प्रश्न आ जाता है, निदानात्मक। निदानात्मक का अर्थ होता है दोस्तों, निदान का मतलब समस्या को पहचानना, समस्या को पहचानना। दोस्तों उपचारक का मतलब होता है उस समस्या को पहचान के उसका क्या करना, उपचार करना, उपचार करना। निदानात्मक और उपचारात्मक। दोस्तों इसी प्रकार एक छोटी सी विधि है तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि का मतलब है सर दोस्तों दो विषयों में या दो वस्तुओं में
2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। 2 विषय या 2 से ज़्यादा, 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं में अंतर करना, वो क्या कहलाएगा दोस्तों? तुलनात्मक विधि कहलाएगा। दोस्तों उपचारात्मक, निदानात्मक, तुलनात्मक, जब मैं आपको सभी सब्जेक्टों की शिक्षण विधि पढ़ाऊँगा तब आपको उपचारात्मक, निदानात्मक और तुलनात्मक तीनों विधियों को वहाँ पर आपको कंप्लीट कर दूँगा, क्योंकि इन विधियों को हम शिक्षण विधि के साथ और विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों प्रदीप सोनी, मैंने आपको मनोविज्ञान का परिचय, शिक्षा का परिचय, इससे पहले बालक के व्यवहार की निरीक्षण विधि और प्रयोगात्मक विधि को मैंने आपको पढ़ाया। इसके बाद जो अन्य विधियों में जो भी विधियां शेष थी वो सारा का सारा मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। और भी दोस्तों मेरे को जो भी अच्छा लगेगा पेपर में देखकर आपके साथ में जुड़ता रहूँगा। पहली और दूसरी तीसरी वीडियो में लोगों ने डिमांड की कि अब मनोविज्ञान में जो चैप्टर हैं वो भी हमको जल्दी से जल्दी पढ़ाया जाए। तो दोस्तों आपके जितने भी ज़्यादा दोस्त हैं या जो भी मिलने वाले हैं, शिक्षक अभ्यर्थी की जो तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान ही नहीं अपितु दोस्तों राजस्थान के अलावा अदर स्टेट हैं, MP है, UP है या CTET, जो भी आप लोग एग्ज़ाम देना चाहते हो उसके लिए आप अपने दोस्तों को SMS करके बताओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो बनेगी मैं कोशिश करूंगा आपको एक से अधिक वीडियो के साथ प्रोवाइड कराने की। और दोस्तों आपको यदि ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है या ये आपको जो चैप्टर पढ़ाया है आपको पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें और इस मैसेज को शेयर करें। और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो या तो आप YouTube के माध्यम से उस पर कमेंट करें या आप मेरे को व्हाट्सएप के जरिए उस प्रश्न के बारे में डिस्कस भी कर सकते हो। तो दोस्तों धन्यवाद।